क्वेश्चन बोलो भैया। अभी क्वेश्चन नहीं चलो चलो समझो ध्यान से। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा छोटा, हाँ उधर पढ़ ले। अभी तक जो पढ़ा उसको समराइज करो थोड़ा सा, ठीक है। देखो क्या बोला था मैंने, स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो दो चीजें बोली थी। एक बोला था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक बोला था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये चीज हम लोगों ने किसमें पढ़ी थी? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ी थी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था? दो इक्वेशन ली थी, y1 इक्वल्स टू a नॉट साइन ओमेगा t और y2 इक्वल्स टू क्या ली थी? a नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ये फाइव क्या था? स्टार्टिंग में कितना कितना फेज डिफरेंस चल रहा है, बात में आती है। मतलब किसी भी पॉइंट पे वो कितने फेज डिफरेंस पे मीट कर रही है, अगर वो मिलेंगी तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा? y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। जब हम लोगों ने इन दोनों को ऐड किया तो करते 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 y नेट का जो फॉर्मूला आ गया था, y नेट का फॉर्मूला आ गया था r cos ओमेगा t प्लस थीटा आ गया था। यहाँ पे इस तरह से आ गया था। फिर मैंने बोला था अब ये जो y नेट है, मतलब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, मतलब मान लो एक ऐसी वेव मिल रही है और एक ऐसी वेव मिल रही है, ये दोनों वेव आपस में मिल रही है, बात समझ में आती है। तो इन दोनों के, ये दोनों सेम फेज में नहीं है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है? 90 और इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है? 0 पे। तो दोनों में फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। बात समझ में आता है? दोनों में फाई की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। तो लेकिन एम्पलीट्यूड दोनों का अभी हम लोगों ने ये माना था दोनों क्या होंगे? सेम एम्पलीट्यूड के मिलाएंगे। आगे केस क्या होता है? जब दो अलग अलग एम्पलीट्यूड के में मिलेंगे। यहाँ तक बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? तो हम लोगों ने बोला जब ये दोनों मिलेंगी, अगर इसको ठीक इसी पॉइंट पे यहाँ पे मिला दूं तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा, मतलब इनका जो रिजल्टेंट ये वाली चीज बनेगी, वो कैसे बनेगी वो हमें कौन बताएगा? आर बताएगा। और आर का फॉर्मूला क्या निकल के आया था? आर का फॉर्मूला आया था आर इक्वल्स टू ए नॉट स्क्वायर रूट ऐसे कुछ था cos फाइव बाय टू, कुछ हिसाब से था आपको cos स्क्वायर फाइव बाय टू ऐसे कुछ था, देखना 2a नॉट cos 5/2, 2a नॉट cos 5/2 ये आया था रिजल्टेंट का फॉर्मूला। मतलब क्या है? जो एम्पलीट्यूड आएगा इनका, जो ये वाला जो एम्पलीट्यूड आ रहा है ना, ये बड़े वाला एम्पलीट्यूड जो होगा, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी कि कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसका फॉर्मूला ये है। वो किसके चीज पे डिपेंड करेगा? ए नॉट पे तो डिपेंड करेगा। ए नॉट क्या है यहाँ पे? इनका पहले वाली वेव्स का एम्पलीट्यूड कितना है, कितनी वो ऊंची है। दूसरी चीज किस पे डिपेंड करेगा? फाइव पे। उस पॉइंट पे उनमें फाइव में कितना डिफरेंस चल रहा है। जैसे मैंने बोला यहीं पे अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्टिव करना है, मुझे क्या करना है? आर की वैल्यू को मैक्सिमम करना है, आर को मैक्सिमम करना है। तो आर मैक्स कब होगा? जब cos 5/2 क्या हो रहा है? पूरा cos 5/2 या तो +1 हो जाए या -1 हो जाए। ये चीज बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? अगर आर की वैल्यू को मैक्सिमम करना है तो इस वाली वैल्यू को मैक्सिमम होना चाहिए। और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? तो +1 होती है मैक्सिमम वैल्यू, -1 होती है मैक्सिमम वैल्यू। अब मैंने बोला cos 5/2 की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है आपको बताओ? cos 5/2 cos में मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है? तो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था 1 0 -1 0, ये चीज मिलती है। तो यानी हम लोगों को क्या क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? cos 5/2 की जगह इक्वल्स टू cos या तो 0 लगाना पड़ेगा या cos 180 लगाना पड़ेगा। बात में आती है। इसी को अगर मैं बोलूंगा तो किस तरह से बोल सकता हूँ? cos 0 cos पाई cos 2 पाई cos 3 पाई। बात समझ में आती है? नीचे बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? ठीक है, तो वो चीज अब हम लोगों ने लगाई। अब मैंने क्या बोला? 5 की वैल्यू हम 5/2 की जगह 5/2 की जगह 0 आना चाहिए, या 5/2 की जगह पाई आना चाहिए, या 5/2 की जगह 2 पाई आना चाहिए। ये जो बताओ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर कंपेयर करके देखेंगे 5/2 कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। 5/2 किसके बराबर होगा? पाई के बराबर। 5/2 किसके बराबर? 2 पाई के बराबर। ये चीज समझ में आ रही है? तो 5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ से अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो 5 की वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ से 5 की वैल्यू या तो 0 हो जाए, या 5 की वैल्यू क्या हो जाए? 2 पाई हो जाए, या 5 की वैल्यू क्या हो जाए? 4 पाई हो जाए। और ये चीज तो मैंने बताई थी, जब भी वो कब होंगे? जब पूरी वेव का डिफरेंस आता है तभी क्या जाती है? वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पे। मतलब आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब cos 5/2 मैक्सिमम होगा। cos 5/2 मैक्सिमम कब होगा? या तो 1 आ जाए या -1 आ जाए। और cos 5/2 1
कॉस पे 1 या -1 का मिलता है 0 पे और 180 पे, 0 पे 180 पे। तो वही चीज मैंने लिखी 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये वाली चीज। ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है? तो वो तो 5/2 की वैल्यू आ रही थी, 0 पाई ये सब। लेकिन अगर सिर्फ 5 की वैल्यू देखना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे 5 की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगे, हम लोगों ने देखा 0 हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, और ये यहाँ पे कहां पे 4 पाई हो जाएगा, 6 पाई। और ये चीज क्या है, 2 पाई पे पूरी एक वेव कंप्लीट हो जाती है। यानी जब भी पूरी एक वेव कंप्लीट हो जाए, एक वेव पूरी कंप्लीट हो जाए, 2 वेव कंप्लीट हो जाए, 3 वेव कंप्लीट हो जाए, पूरी वेव अगर कंप्लीट होती है तो आपको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। फिर वही वाली बात है, हम लोग अगर आर की वैल्यू को मिनिमम करना है, आर की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब cos 5/2 क्या हो जाए, 0 हो जाए, पूरा cos 5/2 0 हो जाए। 0 कब मिलता है, अभी यहाँ पे देखा था 0 90 मतलब +1 0 -1 0। तो या तो ये या फिर ये, इनमें से कोई भी चीज अगर आती है तो आपको क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आर की वैल्यू 0 कैसे होगी, cos 5/2 0 होना चाहिए। cos 5/2 0 कब होगा, या तो cos 90 हो या फिर cos 270 हो। पाई की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे π/2, इसको लिखेंगे 3π/2, इसको लिखेंगे 5π/2, इसको लिखेंगे 7π/2, इस तरह से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, बस है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ये वाली चीज जब हम लोगों ने पहले वाली देखी तो यहाँ से 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 = पाई आ जाएगा। देख लो 5/2 = π/2, 2 से 2 कटा तो 5 = पाई आ गया। वहीं पे क्या आएगा, 5 = कितना आएगा, 5 = 3 पाई आ जाएगा। वहां पे क्या आएगा, 5 = 5 पाई आ जाएगा। ये क्या दिखा रहा है, देखो 2 पाई पे तो एक वेव कंप्लीट होती है और 1 पाई और बचा, यहाँ पे 1 पाई है, यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई, यहाँ पे 4 पाई प्लस पाई, यानी आधी वेव और बची। और आधी वेव पे हमें पक्का मालूम है, आधी वेव पे क्या मिल जाएगा आपको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस वाली चीज को पूरी ऐसे ही, मतलब अगर जैसे मैं बता रहा हूँ ना, अगर तुम भी इसको 2 बार पढ़ोगे ना बुक में तो तुम्हें पूरी ऐसी कहानी याद हो जाएगी, तुम्हें केस बीच में नहीं उठाने पड़ेंगे। बात समझ में आती है? एग्जाम में से पहले अभी इतना पक्का कर लो इसको, 5-6 बार पढ़ के ऐसे कर करके ऐसे का। एक और चीज है जो बचपन में टीचर्स भी बोलते थे, एक दूसरे को सुनाने वाली चीज। किसी को अगर तुम एक दूसरे को समझाओ, पुराना आइडिया है लेकिन बढ़िया काम करता है ना, मतलब तुम उसको बताओ, वो बताएगी भी तुम्हें कि कहते हैं कि यहाँ पे नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। दोनों का रिवीजन होता है इस तरह से। तो अगर मैं लेट आता हूँ जैसे यहाँ पे, तो उससे पहले तुम जल्दी आके पढ़ लो थोड़ा सा, फायदा तुम लोग। साइन का बनेगा 0 1 -1। हाँ साइन का पड़ेगा वो, लेकिन साइन बनाइए, साइन का 0 1 0 -1, ठीक है, ये चीज होती है, वो काम करता है। और ये वाली चीज ना पूरी कहानी की तरह से रटी होनी चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये ऐसे नहीं हल्का फुल्का कुछ भी आ जाता है, मैंने बताया ना। और इसलिए फॉर्मूला रट के फायदा नहीं मिलेगा, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट रट के याद होगा आपको। अगर 1% फॉर्मूला भूल भी जाओगे लेकिन कॉन्सेप्ट है तो तुम लिख दोगे अपने हिसाब से कि वेव कंस्ट्रक्टिव यहाँ होगा, डिस्ट्रक्टिव यहाँ होगा। फिर जब लिखते रहोगे ना, जब एक लाइन लिखोगे तो उससे फिर तुम्हारा याद रहेगा, इसके बाद ये भी लिख सकते हैं, इसके बाद ये भी लिख सकते हो, तो 2-3 लाइन में अपने आप तुम्हारा आंसर बन जाएगा और वहीं पे तुम्हारा आंसर पूरा हो जाएगा। ये हमेशा इस टाइप से आता है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लंबा खिंचाता है, लेकिन वो बस इसलिए जिसे आराम से समझाता हूँ। इंटरेस्टिंग नहीं सही में, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, वो बोरियत इसलिए हो गई थी क्योंकि काफी दिन से खिंचा था। लेकिन अगर यही चीज मैं बोल रहा हूँ जो अभी तक पढ़ा है वो अभी आधे घंटे के अंदर मैं रिवाइज करा सकता हूँ, और तुम अगर खुद रिवाइज करोगे 15 मिनट में पढ़े आराम से पूरा रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज कराने में मुझे टाइम लगता है, तुम लोग खुद पढ़ोगे तो जल्दी हो जाएगा। इसी चीज को शॉर्ट पे लिख लेना, वहां पे तो लंबे लंबे डेरिवेशन है कॉपी में, डेरिवेशन हटा के अगर ये चीज कहानी के तरीके से लिख लोगे ना तो तुम्हें थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। पहले ये लिख दो, ये वाली 2 इक्वेशन लिख दो, फिर इसका दीवाला फॉर्मूला लिख दो, फिर वो केसेस लिख दो, आरमैक्स आरमिन का। यहाँ पे आधे पेज में आ जाएगा, ये सिर्फ आधे पेज में पूरा हो जाएगा। उसका फिर मैं बोल रहा हूँ 2 इंटेंसिटीज अलग अलग होंगी, तब क्या होगा, ठीक है। ये चीज बताओ सर में आती है कि नहीं आती है? इतना सर में आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि अगर दोनों सेम उसकी हैं, क्या है दोनों की बात, सेम एम्पलीट्यूड की है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका ये फॉर्मूला बनेगा। वहीं पे हम लोगों ने एक केस दूसरा ले लिया था, अगर दोनों क्या हो अपोजिट, मतलब अलग अलग फेज की हो, हाँ अलग अलग एम्पलीट्यूड की हो। हाँ जी, ये चीज पता समझ में आता है कि नहीं आता? तो हम लोगों को पता चल गया 5, ये चीज जो हम लोगों ने ओरली देखी थी कि 5 का मैक्सिमम होगा, 5 0 पे क्या मिलेगा, 5 π/2 पे क्या, पाई पे क्या मिलेगा, 5 2 पाई पे क्या मिलेगा, 5 3 पाई पे क्या मिलेगा। वो चीज अब हम लोगों को पता चल गया, यहाँ पे डिराइव कर दिया हम लोगों ने, प्रूफ कर दिया वाली चीजें। बात समझ में आती है? पहले ओरली देखी थी तुम लोगों ने डायग्राम से, अब हम लोगों ने डेरिवेशन से देख ली पूरी की पूरी।
अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास दो अलग अलग वेव है जिनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, एक का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे R, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R का फॉर्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू रूट ऑफ R मैक्स की वैल्यू लिख रहा हूँ सीधे सीधे, R मैक्स इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। यहाँ पे cos वो था फाइव था, और मैक्सिमम कब होता है जब cos फाइव की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, मतलब cos डिग्री हाँ हो है ना, cos फाइव की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए। जब इसको +1 रखा तो ये आपको पूरे टाइप से फॉर्मूला बन गया। बताया यहाँ तक समझ में आता कि नहीं आता, क्लियर वाली चीज। तो R मैक्स की वैल्यू ये हो गई है, इसको हम लोगों ने जब हटाया cos फाइव की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 1, तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्मूला बन गया A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। बात समझ में आती है। या फिर अगर इसी को ऐसे रखना है cos फाइव बाई 2 तो यही cos फाइव बाई 2, यहाँ पे तो सिर्फ cos फाइव आता है, सिर्फ cos फाइव है, यहाँ पे सिर्फ cos फाइव, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो रूट को इधर पहुंचा देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, रूट को इधर पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और यहीं पे ज्यादा बनने के चांसेस है, वो तो कॉन्सेप्ट है पीछे का, इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन यहीं से बनता है। जब यहाँ पे हम लोगों ने बोला I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये तो मैंने बोला था I क्या हो जाता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो जहां जहां A स्क्वायर है वहां क्या लिख दूंगा I लिख दूंगा, R स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा I नेट स्क्वायर नहीं, R स्क्वायर का I नेट बन गया, A1 स्क्वायर क्या बन गया I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाइव। ये चीज आपकी बन गई है। यहाँ तक बताओ समझ में आता है कि नहीं आता, क्लियर है वाली चीज, पक्का अच्छे से समझ में आता है। वही वाली चीज है, अगर फाइव की बात करते हैं, फाइव है यहाँ पे, देखो फाइव ये मैक्सिमम कब होगा जब फाइव की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, 2 पाई होगी, 4 पाई होगी। भैया ये चीज समझना ध्यान से, जब फाइव की वैल्यू बात करो, 5/2 की बात नहीं कर रहा, फाइव की वैल्यू क्या होगी, मतलब cos की वैल्यू क्या होगी, जब जब 1 1 होगी 1 1 1 1 1 1 1 तब तक क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो फाइव की वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, या तो 0 पे होगा, फाइव की वैल्यू क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए या फिर 2 पाई। वही ना, पूरी वेव का डिफरेंस आना चाहिए, आधी वेव का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। और पूरी वेव कहाँ मिले, फाइव की वैल्यू 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, बिल्कुल। तो जब मैंने यहाँ पे रखा तो ये हमेशा क्या देगा +1 देगा, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 प्लस I1 I2, वो तो 1 हो गया। और ये चीज किसका फॉर्मूला होगा I नेट इज इक्वल टू, हम लोग ये बोल सकते हैं रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये चीज मैंने लिखवाई थी, उसके बाद नीचे जब इसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल कराया था, ये मैक्सिमम कंडीशन पे थी। और मिनिमम कंडीशन कब होगी, जब उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो, 3 पाई 5 पाई, मतलब जब आधी आधी वेव का, मतलब आधी आधी वेव का डिफरेंस होगा, यानी पाई का होगा। अभी यहाँ पे हम देखा था 5 की वैल्यू का, 5 इक्वल्स टू पाई आ जाए, 3 पाई आ जाए, 5 पाई आ जाए, 6 पाई आ जाए, इस टाइप 7 पाई, सॉरी इस टाइप से अगर होता है तो आधी आधी वेव का डिफरेंस हो जाता है, तो उस पे क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। और इन सब पे ही cos की वैल्यू क्या हो जाती है -1 होती है। तो जब यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले में -1 लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तब ये बन जाएगा। तो I मैक्स की कंडीशन ये थी, I मैक्स की कंडीशन ये थी, और I मेन की कंडीशन ये थी अलग अलग एम्पलीट्यूड में, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हम लोगों का ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस खत्म हो गया था। उसके बाद फिर हम लोगों का यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चला था। बात समझ में आती है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं था, डायरेक्टली फ्रिंज विड्थ और फ्रिंज पोजीशन के दो डेरिवेशन, बस और कुछ नहीं उसके अंदर। समझाने में बहुत कुछ है, लेकिन अगर देखा जाए, हाँ जी बोलते सर डिफरेंट इंटेंसिटीज के केस के लिए हमने आर को आई की रेट करा, आर को आई रेट नहीं किया, आर स्क्वायर था ना वहां पे, हाँ, और आर क्या था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, हाँ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो वही वाली चीज है, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, इस वाले एम्पलीट्यूड को भी मैंने क्या लिख दिया आई लिख दिया, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को भी मैं नेट लिखूंगा, इसलिए मैंने इसको आई लिखा। आया कुछ कुछ समझ क्लास में लेना पहले की लिए देखो भाई यार ये देखो बीच में बोल रहा था, मैं क्या समझ देखो और लगा, शाबाश शाबाश। अब तो कॉपी भी नहीं लिखी है, अरे मतलब बीच में बता रहा था ना ऐसा 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 ऐसा, क्या हो गया तारीफ हो गई उसकी। नहीं, मुझे कुछ कह रही है। भैया मौसम तो बारिश वाला हो गया, पकौड़ी मंगा लो।
हाँ ले आओ ले आओ दुकान नहीं खुली होगी 2 पैसे ऐसे ले ले नीचे हाँ 2 पैसे ले सेम में ले आएगा कोई बात नहीं नीचे वॉलेट रखा है ले आओ 2 कोई पैसे बात नहीं होगा, हमेशा की तरह। है भाई साहब कल को 200 रुपए रखे हैं कभी होता है उसमें से तो साइकिल चलाते चलाते जानना भैया हमें पढ़ा देंगे। तो रिवीजन ही तो चल रहा है बड़ा पैसे है उसमें देखिए पक्का है रहने दो कमी ना होते जब दूसरा बार चलेगा ना एक तो तुम लोग बैठ जाना नीचे मैं लेके आता हूँ फटाफट फिर बैठ के खा लेना भैया को बोल स्कूल नहीं जाना तुम्हें? देर से है ना स्कूल तो हमारा तुम्हारा जल्दी यार, रुक गया है। फिर बाद में इतनी जल्दी मेरा घर नहीं है ना कि वापस आ जाऊंगा जाके चलो भैया हमें ध्यान से हाँ भैया आईमैन की बात समझ में आती है सबको पक्का क्लियर है लवली समझ में आ गया ये सब चीज रिवीजन में थी उसका फिर हम लोगों ने वो बात कर ली थी कि फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं फ्रिंज पोजीशन की बात करते हैं तो x का फॉर्मूला क्या आया था x का फॉर्मूला आया था n lambda d by d फॉर ये क्या था आपका ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला था और x डार्क के लिए क्या आ गया था माइनस वन वाली थी -1/2 lambda d by d फिर वही वाली बात है कि अगर आपसे जीरो मुझसे पूछे सेकंड डार्क क्या होगा सेकंड डार्क की पोजीशन क्या आएगी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क तो यानी हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला और सेकंड डार्क में डायरेक्टली एन की वैल्यू क्या लगा देंगे हम लोग 2 लगा देंगे भाषण में सेकंड डार्क का तो बोला जाता है एन की वैल्यू डायरेक्टली क्या लगा देंगे 2 ठीक है तो सेकंड डार्क की पोजीशन अगर देखना है सेकंड डार्क देखना है तो इसमें एन की जगह 2 लगाया तो x डार्क 2d लिख दो यहाँ पे x 2d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 -1 3/2 lambda d by d यहाँ पे सारी वैल्यूज लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा कि उसकी क्या पोजीशन बैठेगी ये चीज समझ में देखनी नहीं आती है क्लियर है पक्का ये सब चीज थी फिर वो ठीक है उसके बाद फिर हम लोग ने बीटा का फॉर्मूला देखा था बीटा का फॉर्मूला सब लैम्डा डी बाई डी सिर्फ क्या था लैम्डा डी बाय डी चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो चाहे फर्स्ट हो या सेंट्रल हो चाहे कोने की हो बीच की हो कहीं भी कोई हाँ वो आपका हमेशा फॉर्मूला कहेगा जिंदगी दवा कहाँ से होगी इसकी एक फॉर्मूला है दूसरा फॉर्मूला ही नहीं है तो बढ़िया है ना एक तो तुम्हारा फायदा है हाँ यहाँ तक समझ में आता है ये तो ये किसका रहेगा ये आ जाएगा आपके विड्थ का फॉर्मूला कि कितनी मोटी फ्रिंजेस बनेंगी वो इस चीज पर डिपेंड करेगा तो ये आपकी चीज थी यहाँ तक ठीक है एक नोट करके पॉइंट लिख लो आगे उसमें रिपीटिशन के ओवर होने का टाइम हो गया होगा है ओवर होने का टाइम हो गया होगा तो है करना जल्दी आ गए आजा लिखो भाई जल्दी आ गए आजा रोज तो देर से आते हो नोट किसने लिखा है? ऐसे कॉपी में पागल हो गई क्या? भैया की कॉपी में लिखना चाहो तो लिख दो ब्रेकी है ब्राइट वाली मेरी चकर 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 लिखो कैसे बोल किस मुंह से बोली तुम मेरी है नोट करके लिखो बता intensities of the lights intensities of the light also depend on width of slits width of slits स्लिट्स की जरूरत कुछ नहीं है हम तो पॉइंट जैसा मान के भी ले रहे थे क्वेश्चन आता है ना मैंने वो जो तुम्हारा वाला क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने इंटेंसिटीज का रेशो मांगा था लेकिन इंटेंसिटीज का रेशो ना लेकर तो तुमसे स्लिट्स का रेशो तो वो भी वही होता वो वही होता ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखवा दिया डिपेंड्स ऑन दैट इज ऐसे लिख दो दैट इज इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू width proportional डायरेक्टली width ऑफ स्लिट्स इसमें रूट में नहीं करना नहीं ये रूट यानी a स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू width ऑफ slits ठीक है ये आ गया क्वेश्चन चलो हम क्वेश्चन नोट करते बीटा। हैं अजय ये बीटा नहीं वही मैं बता रहा हूँ ये स्लिट्स की width है अच्छा ठीक है। वो फ्रिंज विड्थ थी ठीक है ये डिफरेंस यहाँ पे स्लिट्स की विड्थ है ये वो है जो हमने छेद करे थे दो पतली पतली सी लाइन बनाई थी जिसमें से लाइट निकल के आ रही थी A equals to root वैसे S. भैया हाँ जी A equals to root S. a equals to root S. s क्या है a स्क्वायर इक्वल्स टू s हां तो a इक्वल टू रूट s हाँ। ठीक है हाँ क्या अरे भैया क्या तो मैं तो बोल ही रहा था कि अभी तो बस सुनते रहो एंड में समझ में आएगा वाली चीज ये आता नहीं है स्टार्टिंग में समझ में बस कहानी चलते रहते लेकिन वो कहानी याद समझ में तभी आएगा तो पीछे का पढ़ा होगा हाँ, समझ में आ गया। सब कैसे ले चाहे बाहर आ रहे
मैं बोल रहा था नहीं समझ में आने वाला, जो ना समझे बस सुनते रहो कहानी तो आ की गया था मुझे तो आते इंजीनियर से। तरह। अब कैसे बोल रहा है? आते क्या समझ क्या था ये? हैं? ऐसे स्लेट पे बैठ के बोल रहा है। टेंशन मत पढ़ा है तुम्हें भी सब पढ़ा है जी तुमने भी पढ़ा है। तुम मत बोलो धक्का मार देगा रास्ते में बस। वो वहां आगे के रास्ते में ये पहले जाता है, वो बाद में जाती है। इसने मुझे 2 बार जीने से गिराया है। आपको आपने नहीं जीने से पता गिराई है। आपको नहीं पता ओ भाई साहब, 2 बार वो जीने से गिर चुकी है बेचारी, मुंह टूटने से बच गया बस। सीधे वॉशिंग मशीन में रखता। हाँ सीधे गिरती। नंद के मुंह की तो कोई कदर ही नहीं है। मैं शायद बोल ही नहीं रहा आज तुम्हारा दिन है, बोलो मेरे कीबोर्ड खत्म हो जाएगा तो बस। और तुम्हें धक्का सा मारूंगी तो हमारे मुंह टूट जाएगा। था। टेंशन है क्या बोल की? टेंशन मैं बताऊं, टेंशन फिर आएगी। लिखो क्या लिखिए? सन्नाटा। एक मिनट। टेंशन। In Young's double slit experiment, oh बड़े बारिश। In Young's double slit experiment, बारिश हो रही है, परेशान बारिश हो रही है। अपना नीचे बैठ जाओ ना, कोई टेंशन नहीं। हाँ। In Young's double slit experiment, the interval between slits is 0.200 millimeter. क्वेश्चन नहीं है, नहीं इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा है। बात समझ में आ गया? 0.200 0.200 क्वेश्चन स्टार्टिंग से। ओ भैया चुप रहो थोड़ा सा। हाँ क्या हो गया? है। हाँ। हाँ क्वेश्चन है। ओए चुप रहो। In Young's double slit experiment, अब IDSC लिख देना इसको डायरेक्टली। ठीक है? In Young double slit experiment, the interval between the slits is 0.200 millimeter. Full stop. For the light of wavelength 600 angstrom 600 angstrom A के ऊपर डॉट है ना। The interference fringes are formed on a screen the interference fringes formed on the screen at a distance of 0.800 screen at a distance of 0.800 is clear? Meter. Full stop. What is the distance of second dark fringe and central fringe? What is the distance of second dark fringe from central fringe? Second point, कुछ नहीं. What is the distance of second bright fringe from the central fringe? ये तो था पहला पॉइंट नहीं अब डार्क है, अब ब्राइट है. ब्राइट है ठीक है पहले सेकंड डार्क की पोजीशन सेंट्रल फ्रिंज से, अब सेकंड ब्राइट की पोजीशन सेंट्रल फ्रिंज से. बता शुरू जल्दी से. शाबाश भाई, वाह क्या बात है. बारिश ये है। ये कल मुझे वही मम्मी दी थी। उसका ट्रांसफर हो रहा है. उसका हम भी आते हैं बुखार। एहसान किया. करो 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 जल्दी से.
एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे 10 की पावर -10, मिलीमीटर को भी उसमें मीटर में चेंज करेंगे 10 की पावर -3।